वेलकम अगेन इन माय वीडियो। जैसा कि हम लोग पिछले कुछ पार्ट में जो मैथमेटिक्स का पार्ट हम लोग पढ़े हैं, उसमें हम लोगों ने ये लीनियर इक्वेशन के जो यूज होते हैं, कहाँ पे किए जाते हैं, रैखिक समीकरण जो होता है हमारा, देखिए टॉपिक लिखा हुआ है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर में रैखिक समीकरण। तो इसको हम लोग कहाँ पर प्रयोग करते हैं, इसके बारे में पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है। और सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम लोग दो मेथड भी पढ़ चुके हैं, जो सब्स्टिट्यूशन है, या सब्स्टिट्यूशन बोले या डिस्प्लेसमेंट, दोनों बोला जाता है उसको। तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, तो सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि। और एक विधि और हम लोगों ने पढ़ा था जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन था, यानी ग्राफ के माध्यम से। तो ये दो पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें। आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा एलिमिनेशन मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। अगर इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने बताया भी था आप लोगों से कि इसको हम लोग थोड़ा सा एकदम अलग, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और एलिमिनेशन मेथड होगा, ये दोनों हम लोग क्या, विलोपन विधि और उसके बाद एक तिर्यक गुणन विधि। तिर्यक गुणन विधि को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं और उसी को वज्र गुणन विधि के नाम से जाना जाता है। तो ये जो वीडियो है ये बहुत खास होने वाला है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इसको लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हम लोग देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मानक रूप, यानी इसी के फॉर्म में वो होता है। जब भी हम किसी मेथड का यूज करते हैं, ये जैसे एलिमिनेशन हो गया या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे उसका। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं, ये इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, एक एलिमिनेशन मेथड। तो आते हैं एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि की बात करते हैं। एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड, इसी को बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, इसमें करना क्या होता है, विलोपन देखिए नाम से पता चल जा रहा है, इसमें हमको विलुप्त करना होगा, यानी गायब करना होगा। किसी एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, गायब करेंगे। तो एक वेरिएबल को गायब करने के लिए तो इसमें कई तरीके हैं। अगर मान लीजिए कोफिशिएंट सेम सेम होता है तब तो अलग बात है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, पहले एक इक्वेशन लिखते हैं, उसको फिर समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक इक्वेशन है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ये मान लीजिए लिखा है 3x + 2y = 7 and again 3x - y = 1। ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है। देखिए ये हमारा इक्वेशन। तो ये हो गया पहला मेथड, जिसमें क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कोफिशिएंट की बात करेंगे। देखिए कोफिशिएंट और सिंबल, तो कोफिशिएंट जो हमारे होंगे अगर सेम होते हैं तब तो हमारा जो स्टेप होता है वो बहुत आसान हो जाता है, कोफिशिएंट सेम होने पर। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ये 3x और 3x, यानी x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में और x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, दोनों में सेम है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, आपको कहीं ना कहीं क्या करना होगा, वो एक काम करना है, सीधे से विलोपन है ना, विलुप्त करना है, और कुछ नहीं करना, विलुप्त कर देना है। अब विलुप्त करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर दोनों सेम सिंबल हैं तब तो ऐड किए जाते हैं, यानी सेम सिंबल, यानी माइनस माइनस होंगे तभी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और प्लस प्लस होंगे तभी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसको गायब करने के लिए कहीं ना कहीं इसके पहले माइनस आना चाहिए, किसी एक के पहले माइनस होना चाहिए। तो माइनस कब आएगा, तो आपको फर्स्ट वीडियो में अगर जाएंगे आप, एकदम पहला वीडियो जो मैंने बनाया है अपने यूट्यूब की लाइव का पहला वीडियो, उसमें बताया गया है कि सिंबल कब चेंज किए जाते हैं, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, उसको आप लोग देखें। चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं हम माइनस को लेकर के आते हैं। तो माइनस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट कर देना। तो ऐसे में अगर आप इसे क्या करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन उपाय है कि आप क्या कीजिए, किसी भी इक्वेशन में से एक इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो चलिए आते हैं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये पहला मेथड है, जिसमें यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि पहला मेथड है। कौन सा मेथड है, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, पहला मेथड नहीं, फर्स्ट टाइप का ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कोफिशिएंट यानी गुणांक जब समान हो, चलिए हिंदी में लिख लेते हैं, गुणांक क्या हो, समान हो, गुणांक समान हो। देखिए किसी एक चर का गुणांक समान हो, चलिए इसको भी लिख देते हैं, एक चर का, एक
चर का, किसी एक चर का जो कोफिशिएंट है अगर हमारा सेम है, तब ऐसे में हम क्या करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे अगर दोनों सिंबल सेम है तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, इसे लिखना है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी समीकरण दो को एक में से घटाने पर। अब यहां पे समझना है थोड़ा सा, ये समझना है कि यहां पे लिखा हुआ है कि किसको घटाएंगे किस में से। तो देखिए जिसको घटाया जाता है उसी के पहले माइनस लगा के पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर हम किसको घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, सेकंड को, तो सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो इस पूरे इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये याद रहे। जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप उसी में माइनस का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो माइनस का जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई आप करते हैं तुरंत देखिए इसका सिंबल सबका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो अब जब चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। और सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए ये माइनस हुआ यानी ये माइनस हो गया, और ये क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। सब्ट्रैक्ट करते जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उसी में करना है। अब क्या करेंगे, 3x में से 3x चला जाएगा, हमारा कितना बच जाएगा, 0 हो जाएगा, और 2y और ये प्लस y कितना हो गया हमारा, 3y हो गया इक्वल। ये देखिए 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए इक्वल के इधर वाले में से इक्वल का इधर वाला सब्ट्रैक्ट कर लेना है, और इक्वल के उधर वाले में से इक्वल के उधर वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 7 में से -1 यानी ये माइनस हुआ है, 7 - 1 इक्वल हो जाएगा आपका 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y इक्वल, देखिए y इक्वल क्या बच जाएगा हमारा, y को यहाँ पे रोक लेंगे, और y को जैसे ही रोकते हैं 6 हमारा ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 से डिवाइड होगा, 3 2 6, y इक्वल, y का वैल्यू आ गया 2। अब y का वैल्यू पुट कर दीजिए कहीं, y का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं हम, चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, किसी इक्वेशन में रख दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर। जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे y की जगह हो जाएगा 3x + 2 इंटू वाई का वैल्यू 2 इक्वल 7, हो गया 3x + 4 इक्वल 7, और यहाँ पे 4 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, 3x इक्वल, जैसे ही 4 प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और बचेगा यहाँ पे कितना, 3 बच जाएगा, और x इक्वल, x को रोक लेते हैं, 3/3 हो गया, या कैंसिल हो गया, 1 आ गया, x का वैल्यू हमें मिल गया। ये तो रहा ऐसा जिसमें कोफिशिएंट क्या है, सेम है। ऐसा हो सकता है कि कोफिशिएंट सेम ना हो, जैसे मान लीजिए इसी को मैं इक्वेशन को एक और एग्जांपल लेता हूं जिसमें कोफिशिएंट सेम नहीं होंगे। तो चलिए लेते हैं एग्जांपल को, सेकंड एग्जांपल हमारा हो गया, मान लीजिए ले लेते हैं यहाँ पे 7x, सेकंड एग्जांपल है 7x + 2y इक्वल 11, और फिर ले लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हम लिख ले रहे हैं 8x प्लस, या माइनस लिख लें, -3y इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारा रहा क्वेश्चन, और इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए एलिमिनेट करना है यहाँ पे भी, तो ऐसा अगर देखिए कभी कभी ऐसा भी दिखने लगता है कि इसका कोफिशिएंट इसके साथ, इसका कोफिशिएंट इसके साथ, और यहाँ का कोफिशिएंट इसके साथ हो जाता है, इसके साथ, और यहाँ का कोफिशिएंट इसके साथ। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट में हम उसको एग्जांपल लेकर के फिर बताते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए ये है हमारा कैसा कि इसमें कोफिशिएंट सेम नहीं है। अब बात आती है कि आप एलिमिनेट किसको करना चाहते हैं, यानी किसको गायब करना चाहते हैं, एक्स को गायब करना चाहते हैं कि वाई को। अगर एक्स को गायब करना है, देखिए समझिएगा, यही समझना है, अगर एक्स को गायब करना है तो जो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है, गुणांक है, उसका ला करके हम सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दें ले जा करके फर्स्ट में, यानी इसके कोफिशिएंट से सेकंड वाले के कोफिशिएंट से फर्स्ट में मल्टीप्लाई, और फर्स्ट वाले के कोफिशिएंट में से का मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे, सेकंड में कर देंगे। तो इस तरह से
इक्वल हो जाएगा। जैसे 7 8 जा 6 होगा, सॉरी 7 8 जा 56 और 8 7 जा 56 ये हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा और उसके बाद सिंबल हम चेंज कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं, चलिए हम y को इसमें कर लेते हैं। देखिए कोशिश करना चाहिए जो छोटा डिजिट हो ना, छोटे को एलिमिनेट करेंगे तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो छोटा छोटा आएगा, डिवाइड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए इसमें देखते हैं y का कोफिशिएंट क्या है 3, इसमें y का कोफिशिएंट क्या है 2 है। तो हम चलते हैं इस 2 से किस में मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड में, और 3 से मल्टीप्लाई किस में करेंगे, फर्स्ट में। तो चलते हैं लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 3 in equation first and by 2 in equation second, यानी 3 से किस में मल्टीप्लाई करें, 1 में लिखेंगे। 3 से समीकरण फर्स्ट में तथा 2 से समीकरण सेकंड में गुणा करने पर, और जैसे ही आप गुणा करेंगे, देखिए गुणा करेंगे, सबसे बड़ी समस्या होती है ना, अभी बता रहा हूँ प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। प्रॉब्लम आता है जहाँ से वो अभी मिलेगा। अभी प्रॉब्लम ये आता है कि सबसे ज्यादा बच्चे ये समझते हैं कब जोड़ें कब घटाएं। तो ये अभी देखिएगा कहाँ जोड़ना है और कहाँ घटाना है, अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे 3 का, तो 3 का 3 7 जा 21, ये हो गया 21x, ये हो गया 21x, और ये हो गया प्लस 3 2 जा 6y इक्वल 11 3 जा 33 हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, ये मिल गया। और फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 8 जा हो जाएगा आपका 16x प्लस, सॉरी माइनस लगेगा, 2 3 जा 6y इक्वल 2 2 जा 4, ये हो गया इक्वेशन 4। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं कोएफिशिएंट सेम हो चुका है y का। अब यही बात है कि कहाँ पे हम ऐड करेंगे, कहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो पहला चीज ध्यान से सुनिए, देखिए ऐड करने पर किन्हीं 2 डिजिट को ऐड करने जब चलते हैं आप, तो उसके पीछे प्लस का सिंबल आता है, और ये बताया गया है कि प्लस का अगर सिंबल लगाते हैं आप ना ब्रैकेट के पहले, तो अंदर का सिंबल चेंज नहीं होता है, पहला चीज। और अगर माइनस लगा देते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाले, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर हम कह रहे हैं 5 में से 4 को सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो 5 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 5 4 लिखाएगा और यहाँ माइनस लगाएंगे, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 - 4 इक्वल कितना हो गया आपका 9। लेकिन अगर वहीं पे कोई कहे 5 में से -4 को सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो 5 में से -4 सब्सट्रैक्ट करने का मतलब 5 लिखेंगे ही और फिर -4 को सब्सट्रैक्ट करना है और यहाँ माइनस लगाएंगे, क्योंकि सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। जब भी सब्सट्रैक्ट करने जाएंगे आपको वहाँ पे माइनस लगाना है, तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 + 4 = 9। तो पता चलेगा, कहेंगे क्या कि ये तो ऐड किया जा रहा है, तो ऐड नहीं किया गया, सब्सट्रैक्ट ही किया गया है। और नंबर लाइन पे आप जाएंगे, इसको चेक करेंगे, अगर 5 में से जैसे ही आप कितना आएंगे -4 टाइम माइनस होंगे, -4 टाइम माइनस होंगे, जैसे ही आएंगे तुरंत आपको मिल जाएगा +9। तो अब देखते हैं यहाँ की बात करें, इसमें आ जाते हैं, ये क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस लगा देने से सिंबल चेंज हो जा रहा है, और जबकि यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए 6y और 6y दोनों का सिंबल ऑलरेडी चेंज है, पहले से ही चेंज है, और प्लस लगाने से सिंबल चेंज नहीं होता है, यानी हमको यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक। जैसे ही अगर इसके पहले अभी देखिए +6y हो जाए और उसके बाद फिर -6y हो जाए, अब आप ये बताइए गायब कब होगा? अगर यहाँ माइनस लगाएंगे तो गायब नहीं होगा, यानी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो गायब नहीं होगा, यानी ऐड करेंगे, जब जैसे ही ऐड करेंगे तो हो जाएगा +6y और प्लस का मल्टीप्लाई -6y होगा, तुरंत गायब हो जाएगा, यानी ऐड करने पे गायब हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो चलिए इन दोनों को हम क्या करें, लिखेंगे एडिंग। क्या लिखेंगे, एडिंग लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम विथ लिखेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करने के लिए विथ लिखा जाता है, थर्ड विथ 4, यानी समीकरण 3 को 4 से जोड़ने पर, 4 से जोड़ने पर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, 3 को 4 से जैसे ही जोड़ेंगे आप तो इधर वाला इसके साथ जुड़ेगा, 21x प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पे 21 में 16 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा
37x 37x होगा। और ये देखिए ये प्लस 6y को माइनस 6y से जैसे ये ऐड करेंगे तो 0 हो गया, तुरंत गायब हो गया, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो सिंबल चेंज नहीं होगा। और जैसे ये गायब हुआ तो ये हो गया 6y और 6y कैंसिल तो गायब हुआ। यहाँ 33 देखिए प्लस है, ये भी 4 भी प्लस है तो हो गया आपका 37, ये 37 हो गया। और x इक्वल आ गया आपका कितना 37/37 हो गया। और 37 का कैंसिल हो गया 1, x इक्वल कितना आ गया 1, x का वैल्यू हमें मिल गया। अब x का वैल्यू उठा करके किसी इक्वेशन में रख दीजिए। और मान लीजिए पुटिंग इन, यहाँ से तुरंत पुटिंग इन x का वैल्यू रख दे रहे हैं डायरेक्ट, पुटिंग इन फर्स्ट में रख दें तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है, तो हो जाएगा 7 × 1 + 2y = 11। और देखिए 7 + 2y इक्वल हो गया हमारा 11, उधर चला जाएगा 2y इक्वल 7 जाकर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 4, y इक्वल हो गया 4/2 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, y इक्वल कितना आ गया 2। तो देखिए y का वैल्यू मिल गया हमको 2। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट में सेकंड मेथड या सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन, जिसमें हम क्या पा रहे हैं कि अगर इस देखिए कोफिशिएंट सेम नहीं है तो कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, y को अगर एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y वाले सेकंड वाले इक्वेशन का जो कोफिशिएंट होगा उसको ला करके फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई कर दीजिए, और पहले वाले में y का जो कोफिशिएंट है उसको ले आके सेकंड में इक्वल हो जाएगा। ऐसा कर देने से क्या हो जाएगा हमारा दोनों का इक्वल हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे अगर सिंबल सेम है तो दोनों इक्वेशन ऐड कर देंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे। इसको आप कहाँ से चेक कर पाएंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि अगर दोनों का सिंबल सेम है तो आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी माइनस लगेगा, तभी जाकर के वहां पर सिंबल चेंज होगा। और अगर मान लीजिए प्लस है, दोनों सेम है तो भाई दोनों को सब्सट्रैक्ट करके तो गायब कर लेना, लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस है तब वहां पे आपको चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और सीधे सीधे आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जैसे ही ऐड करेंगे वो वाई वाला पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ये रहा हमारा इस तरह का, जिसमें हमारा क्या था, कोफिशिएंट सेम बिल्कुल नहीं था, और ये रहा हमारा जिसमें कोफिशिएंट सेम था। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन की बात करें, फ्रैक्शन वाले जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन के लिए फाउंडेशन नहीं लगाता है कि आप एलिमिनेशन, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ये क्या होता है, थोड़ा कभी कभी ये नीचे आ जाता है, एक्सरसाइज जब कराया जाएगा ना, कभी कभी वेरिएबल नीचे आ जाते हैं तो उसको लेट करके लगाया जाता है, तो इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा वेट करना होगा। एक वीडियो में हम एक्सरसाइज कराएंगे, उसको आप लोग देख लेंगे। आ जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है। इस टॉपिक को एकदम बेहतरीन और बेहतरीन ढंग से समझिएगा। देखिए नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या क्या कमियां है, उसको सुधारा जाएगा। और फिर कमेंट करें तो इस तरह से ना कमेंट करें कि ऐसे सर, हाय सर, हेलो सर, नहीं। देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहें कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। या फिर अगर नहीं समझ में आता है तो आप सीधे सीधे कहेंगे समझ में नहीं आया, या फिर इस तरह का एक्सरसाइज आप करवा दीजिए, उस तरह के एक्सरसाइज को हम करवा देंगे। चलिए आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो A1 B1 C1 होता है उस तरह से हमको कुछ नहीं याद करना है कि A1 B1 C1 हम याद करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कुछ हम वो कंपेयर उस तरह का नहीं करेंगे, सीधे सीधे कोफिशिएंट की बात करेंगे। और कोफिशिएंट साफ दिख रहा है कि y का कोफिशिएंट क्या है और x का कोफिशिएंट क्या है। तो आते हैं इन्हीं क्वेश्चन को फिर हम ले चलते हैं, या फिर नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए मेथड देखिए, क्वेश्चन नहीं देखना आपको, मेथड अगर रेडी हो गया ना तो मेथड रेडी हो जाएगा तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मेथड समझना है। तो आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको तिर्यक गुणन के नाम से जानते हैं, तिर्यक गुणन विधि इसी को कहते हैं, या फिर वज्र गुणन विधि के नाम से जाना जाता है। देखिए वज्र गुणन विधि, ये दोनों नाम इसी का है, चाहे वज्र गुणन विधि कहिएगा चाहे तिर्यक गुणन विधि कहिएगा, दोनों नाम इसी का है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए आते हैं। क्वेश्चन अगर रहे हमारे पास तो तिर्यक गुणन में हम किस तरह का यूज करेंगे। सबसे बेहतरीन ये समझ लीजिएगा, इससे अच्छा मेथड कोई होता नहीं है अगर आपको समझ में आया तो। और रियल में आप 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि वाकई में इसी तरह से क्वेश्चन को लगाने लायक है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए लिखा है x - y इक्वल 2 and 2x y इक्वल 25।
मान लीजिए इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, देखिए ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है, इक्वेशन लिखते समय टाइम लेना पड़ता है। अगर इक्वेशन में गड़बड़ हो गया ना तो पता चला हम डायरेक्टली वैसे लिख देंगे चाहे तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगा, जान लीजिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम आने लगेगा। हम इधर को नहीं आएगा, आपको प्रॉब्लम आएगा हो सकता है, लेकिन कहीं पता चले पैरेलल जा रहा तो हमको वैल्यू ही नहीं मिल रहा, वैल्यू नहीं मिलेगा तो आप हमेशा डाउट में रहेंगे, पता नहीं क्या हो रहा है, आ नहीं रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा, कट नहीं रहा, पता रहा नीचे जीरो आ गया, और नीचे जीरो आ गया तो पता चला कि उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि जीरो से आपको पता है जीरो में कि जीरो से किसी को आप अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है। तो आ जाते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। मेथड की बात करते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको क्या करना है, सबसे बेहतरीन तरीका एकदम, आपको 4 चीजें याद करनी है, 4 बातें याद करनी है, 4 बातें नहीं 4 लेटर सिर्फ याद करना है। देखिए ये है हमारा, इसी क्वेश्चन को हम लिखेंगे एक बार और, चलिए लिखते हैं x माइनस वाई और माइनस 2 इक्वल 0, और फिर यहाँ लिखते हैं 2x प्लस वाई माइनस 25 इक्वल 0। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या किया गया है, इन दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है। क्वेश्चन में कोई भी अंतर नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं है वो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अंतर क्या होगा, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जब सॉल्व करेंगे आप तो उसमें डिफरेंस आएगा। और डिफरेंस आएगा कैसे, अभी बता रहा हूँ, इसको देखिए। मान लीजिए इसको हम सॉल्व करने चले, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये लाइन देखिएगा ध्यान से, y माइनस 1 एक्स वाई याद करेंगे, y माइनस 1 एक्स वाई याद करेंगे। -1 का मतलब हो गया यहाँ पे कांस्टेंट, और वही -1 इधर +1 में लिखाएगा, बस ये अंतर है। अभी देखिएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके एनालिसिस करते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं। अब ये लिखा हुआ जो है, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट पहले लिखेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट, यानी किस इक्वेशन से चलेंगे हम, पहले से। तो ये जो y लिखा हुआ है ना, y का मतलब y का कोफिशिएंट लिखना है, -1 का मतलब कांस्टेंट टर्म लिखना है, और x का मतलब x का इसका कोफिशिएंट लिखना है। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम चल रहे हैं, ये समझने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। ये लिखा हुआ बाई इक्वेशन फर्स्ट, यानी पहली लाइन जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो हम इक्वेशन फर्स्ट से लिखने जा रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है। तो देखिए y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, -1 है, कितना है, -1, तो इसकी जगह पे लिखाएगा -1, यहाँ पे लिख दिए हम कितना, -1। देखिए y के बगल में क्या है, -1 है, तो हमने लिखा -1। अब कांस्टेंट की बात करते हैं, तो कांस्टेंट हमारा 2 है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 2। और यहाँ की बात करें x का, x के बगल में +1 है, यहाँ लिख दिया हमने +1, इसीलिए ये लिख दिया गया है, इसीलिए ये लिखा गया है। अब देखिए फिर y का क्या है कोफिशिएंट, -1, इसको हमने लिख दिया। अब फिर लिखेंगे बाई इक्वेशन सेकंड, बाई इक्वेशन सेकंड। अभी देखिएगा 2 से 3 लाइन का है, ये ज्यादा नहीं है, ये मेथड सबसे बेहतरीन होता है। इक्वेशन की बात करें यहाँ से सेकंड की, तो सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है, +1 है, और उसके बाद कांस्टेंट इसमें कितना है, 25 है, ये लिख दिया हमने। और यहाँ की बात करें x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, और यहाँ पे क्या हो गया, क्या लिखा हुआ, y का कोफिशिएंट कितना है, 1, ये हमने लिख दिया। इतना काम किया जा सकता है, इतना तो काम हर कोई कर लेगा। छोटा सा अगर थोड़ा छोटे क्लास का अगर बच्चा रहे, क्लास 6, 7, 8 का ना, तो भी कर सकता है। ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत टफ है, देख देख करके उतार देना है कि y के बगल में क्या है, x के बगल में कांस्टेंट का मतलब c वाला वैल्यू। तो इतना लिखने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए अगर इतना कर ले गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से ये एरो लगा हुआ है, ऐसे एरो लगा लेना है। देखिए तो राइट साइड में जो एरो जा रहा है ना, उसको पहले लिखना है। देखिए राइट में जो क्या हुआ, अप से डाउन आ रहा है, ऊपर से नीचे, इसको पहले लिखना है। तो अब इसमें देख लीजिएगा ध्यान से, पहले x है, फिर y है, फिर क्या है, कांस्टेंट है। और जबकि हमने क्या किया है, हमने क्या किया है कि x को तो x लिखा है और y को y लिख दिया है, लेकिन कांस्टेंट को क्या लिखा है, -1। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम लिखेंगे, देखिए इसके नीचे लिखेंगे, ये हो जाएगा, पहला जो क्रॉस लगा हुआ है, पहले x है तो लिखेंगे x बाई, दूसरा जो क्रॉस लगा हुआ है सेकंड में y है तो लिखेंगे y बाई, और तीसरा जो क्रॉस लगा हुआ है ना, तो एक कांस्टेंट वाला है, अब कांस्टेंट को हमने क्या लिखा था, -1, तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरे को -1, और सबके बीच में इक्वल का सिंबल लगा दीजिए और फ्रैक्शन बना लीजिए। अब क्या करना है, इधर से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। देखिए 25 1 जा 25, तो 25 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -25, इतना तो लगा दिया। हमने कहा सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होगा,
जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस तो लगाना पड़ेगा आपको। तो आप जो भी वैल्यू पाएंगे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो देखिए 1 2 जा 2, यानी यहाँ पे 2 हो गया, और देखिए बीच में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। कितना लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब यहाँ की बात करें सेकंड, इसके पास आते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, और फिर माइनस लगा लेंगे, और देखिए 25 1 जा 25, ये हो गया, इतना काम कर लेंगे। 1 1 जा कितना हो गया, 1 हो गया, और फिर माइनस लगा देंगे, और 2 1 जा 2, -2 हो रहा है, ऐसे हो गया। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है, अगली वाली लाइन में आप सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा x बाई, देखिए -25 -2 हो गया, -27, इतना हो गया, इक्वल y बाई, यहाँ पे क्या होगा, 4 है, ये -25, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, -21 हो जाएगा, इक्वल यहाँ देखिए -1 बाई कितना हो रहा है, +1 है, 1 + 2 है, प्लस हो जाएगा, और 1 + 2 = 3 हो गया, इतना काम कर लेंगे। अब देखिए ये भी इसी के इक्वल है, और ये भी इसी के इक्वल है। अब तुरंत ऐसे लाइन ड्रा कर लीजिए, उसके बाद एक बार इसको इसके इक्वल कर लीजिए, एक बार इसको इसके इक्वल करते हो जाएगा x बाई -27 इक्वल हो जाएगा -1/3। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा 27, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, x का वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल हो गया +27/3, 3 9 जा 27, x इक्वल हो गया हमारा 9, x का वैल्यू यहाँ मिल गया। अब यहाँ पे यही काम करेंगे, इसको इसकी इक्वल कर लेंगे, तो हो जाएगा y बाई -21 इक्वल -1/3। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल हो जाएगा आपका 21/3, 3 7 जा 21, y इक्वल कितना आ गया 7, और ये x और y का वैल्यू हमको मिल गया। तो देखिए इसमें ये तो हो गया, x का वैल्यू कितना हो गया 9, और y का वैल्यू कितना हो गया आपका, हो गया y का वैल्यू 7। इसको पुट करके आप चेक कर लीजिए इक्वेशन में वो वैल्यू देता है कि नहीं देता है। तो इतना काम करने के बाद अब आते हैं इसको मैंने क्यों लिखा था, ये समझने की बात है कि ये क्यों लिखा गया। तो ये लिखने का बस एक थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए लिखा गया। अब देखिए क्या है कि इसमें हमने कांस्टेंट टर्म को किधर लाया हुआ है, इधर। अगर यही लाइन लिख करके आप सॉल्व करेंगे y -1 xy, तो बिल्कुल आंसर नहीं आएगा, एकदम गलत हो जाएगा। आंसर आने के बाद छोड़ दीजिए, वो गलत तरीका है ये, ठीक है। उसका अगर आप देखेंगे तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे इस पे ला करके y -1 xy, तो नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो -1 लिखा गया है इसको +1 लिखना पड़ेगा आपको, +1, और यहाँ पे जो -1 लगाए हैं आप, लगाया गया ना, ये प्लस करना पड़ेगा। और जैसे ही प्लस करेंगे तब जाकर के आ गया। देखिए दोनों में अंतर यही है कि अगर कांस्टेंट को, इसको लिखने का मेन मकसद ये था कि अगर कांस्टेंट टर्म को आप इक्वल के उस साइड में लिखते हैं और तब जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको -1 लिखना पड़ेगा, ये जो लिखा हुआ है। और अगर कांस्टेंट टर्म को इधर लाते हैं, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके लगाते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाने के लिए आपको -1 नहीं लिखना है, बल्कि +1 लिखना है। तो ये बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में आएंगे, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, y और 1 लिखना पड़ेगा, फिर x लिखना पड़ेगा, फिर y लिखना पड़ेगा। अब वैल्यू रखेंगे जब, देखिए y का वैल्यू क्या है, पहले इक्वेशन से y का वैल्यू कितना मिला है, -1, और उसके बाद यहाँ पे 1 की जगह लिखा है -2, और x की जगह लिखा जाएगा 1, और y की जगह लिखा है -1। और फिर यहाँ देखिए, फिर सेकंड इक्वेशन से चलेंगे, पहले इक्वेशन से तो हमने लिख लिया, दूसरे इक्वेशन में y का वैल्यू कितना हो गया 1। अभी देखिएगा वही आएगा सेम, लेकिन कब, अगर ये प्लस लिखते हैं तब। y का वैल्यू 1, और यहाँ पे -1 की जगह देखिए 1 की जगह लिखा है -25, और यहाँ पे लिखा जाएगा देखिए यहाँ x का वैल्यू कितना लिखाएगा 2, और यहाँ पे फिर y का वैल्यू कितना लिख देंगे इसमें +1। और देखिए वैल्यू अगर गलत उतर जाएगा तो बिल्कुल नहीं, तब तो बिल्कुल आने का कोई चांस नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, वही मेथड अपनाएंगे, लेकिन अंतर क्या होगा यहाँ पे कि जहाँ पे हम -1/, लिखे थे हम यहाँ +1/, लिखेंगे, तो हो जाएगा आपका पहला क्रॉस होगा x का x/, और दूसरा क्रॉस होगा आपका y/, और तीसरा जो क्रॉस दिख रहा है ना, ये हो जाएगा 1/, -1/, नहीं बल्कि 1/, हो जाएगा। अब दोनों सबके बीच में हम क्या करते हैं, इक्वल लगा लेंगे। अच्छा, सबके बीच में इक्वल लगा लिए, और देखिए यहाँ हो जाएगा कितना मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और +25 हो गया। और यहाँ देखिए माइनस लगा दिए हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना रहता है इसको, तो -2 1 जा -2 होगा, तो यहाँ पे -2 लिख दिया। और यहाँ की बात करें -2 2 जा -4 हो गया, और यहाँ की बात करें माइनस फिर लगाएंगे -25 1 जा -25 हो गया। इतना करने के बाद अब यहाँ आते हैं 1/1 1 जा 1, और फिर माइनस लगा देंगे, -2 1 जा -2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इतना हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका x/, देखिए 25, ये कितना हो रहा है 25 + 2 यानी 27 हो गया, ये हो गया इक्वल। और ये हो गया y/,
देखिए -4 + 25, देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो जा रहा है, -4 + 25, इसका मतलब +21 बच जाएगा, और इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई, देखिए 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 + 2 यानी 3 हो गया। अब यही काम यहाँ पे भी कर लेंगे, x/27 इक्वल 1/3, और यहाँ पे हो जाएगा y/21 इक्वल 1/3, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, x इक्वल हो जाएगा 27/3, 3 9 जा 27, x इक्वल हो गया हमारा 9, और यहाँ की बात करें y/21 हो गया इक्वल 3 है, तो इसको देखिए मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा y इक्वल 21/3, 3 7 जा 21, y इक्वल 7। तो ये देखिए दोनों में यही थोड़ा सा अंतर है कि अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तभी लगाया जा सकता है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं तो इसमें एक चीज देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखे हैं तो आप जो ये लिखे हैं कांस्टेंट टर्म वाला, तो -1 लिख करके आप क्या लिखेंगे, +1 लिखेंगे। तो ये रहा आपका मेथड। अब देखिए ये दोनों मेथड में, इसके पहले हमने क्या किया है, एलिमिनेशन मेथड बताया है इसके पहले, तो एलिमिनेशन मेथड में और ये दोनों मेथड में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप फिर कमेंट बॉक्स में इसको हमसे पूछ सकते हैं, या फिर कोई भाई कमियां भी हो तो उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं कि ये समझाने में प्रॉब्लम है या फिर आपके समझने में प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि जो इसके सॉल्यूशन होते हैं वो कितने सॉल्यूशन होते हैं इक्वेशन को देख करके, जैसे क्वाड्रेटिक में पढ़ रहे थे नेचर ऑफ जीरोज, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू मिलेगा एक्स और वाई का, ये पता करेंगे कि किस इक्वेशन का वैल्यू कितना होता है और कैसा होता है, सिंगल होता है कि इनफाइनाइट होता है कि होता ही नहीं है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि आपको दोनों ही मेथड समझ में आया होगा। थैंक यू।